हाँ भाई, सब लोग बैठो, फिर कुछ बातें आते करते हैं। केस नंबर 1 पूरा करा दिया था ना? केस 1 पूरा, केस नंबर 1 हम लोगों ने पूरा कर लिया था। उसमें आपको मैंने बताया था कि यदि दोनों सॉल्यूशन वेलेटाइल हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट यदि दोनों वेलेटाइल है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। यहीं तक बात हुई है ना? लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया केस नंबर 1, जब सॉल्यूट भी वेलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वेलेटाइल है, तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ये बात डिस्कस की। उसमें कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये बात डिस्कस की। सारी बातें आप लोगों को बता दी। ठीक है, अब सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाओ, तो क्लास को स्टार्ट करें। क्योंकि बैठने के लिए तो हमेशा जगह मिल ही जाएंगी, सीटें बहुत बनाई गई हैं दुनिया में, मगर मेडिकल की सीटें थोड़ी कम बनाई गई हैं, तो उनको पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बैठने के लिए तो आप कहीं भी बैठ जाओ, सब जगह सीटें हैं। तो जरा देखो, केस नंबर 2 डिस्कस करना चालू करते हैं। थोड़ा शांत हो जाओ भाई, आपके बराबर की एनर्जी नहीं है, बुढ़ापे का शरीर है, ठीक है, तो ज्यादा काम आम नहीं करता है। तो चलो चालू करते हैं। अब देखो, सॉल्यूट इज नॉन वेलेटाइल, इसका मतलब दोनों में से एक लिक्विड को हम नॉन वेलेटाइल कर देते हैं। दोनों में से एक लिक्विड को नॉन वेलेटाइल कर देते हैं। जिस लिक्विड में आपका मन लगे उसको नॉन वेलेटाइल कर दो। मैंने जैसे सॉल्यूट को माना है नॉन वेलेटाइल, मगर आप जिसको चाहो उसको नॉन वेलेटाइल कर दो, ये आपकी इच्छाएं हैं। उन्होंने ए और बी में से किसी को सॉल्यूट नहीं बताया है, ना किसी को सॉल्वेंट बताया है। उन्होंने बस ये कहा है कि मैंने दो कंपोनेंट ले लिए। मैंने क्या, दो कंपोनेंट ले लिए। आप अपनी सुविधा के लिए एक को सॉल्यूट और एक को सॉल्वेंट बोल रहे हो। तो अब जो हम केस कर रहे हैं उसमें मैंने ये सपोज कर लिया कि सॉल्यूट भैया जो है, हाँ बोलो बोलो, कौन सा? अच्छा, वही तो मैं पूछ रहा हूं कि सब हो गया है। ठीक है, समझ गया समझ गया, उसको अभी वाला नहीं है, तो उसका क्वेश्चन भी नहीं किया होगा। हाँ, तो पहले उसको पढ़ाते हैं। चलिए, अच्छा हुआ। अब जरा देखो बच्चों, पहले एक हेडिंग ये करते हैं, उसके बाद वहां पहुंचेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन वेपर फेज। वेपर फेज, देखो बच्चों,
अब जब मेरी कहीं लड़ाई हो जाया करेगी ना तो तुम सबको ले जाया करूंगा, मतलब कहीं तो काम आओ यार, डॉक्टर तो बन नहीं पाओगे, उसी में काम आ जाओगे, है कि नहीं। वैसे मेरी होती नहीं है, क्योंकि मैं भैया जैसे ही कोई मुझे दिखता है मैं भाग जाता हूँ तुरंत लड़के, क्या करूंगा, है ना। देखो मार आर खाने बहुत दर्द होता है, इसलिए जैसे ही कोई ऐसी घटना घटने से पहले ही मैं निकल लेता हूँ भाई, अपना जो मैंने वो करो। अच्छा इधर आ जाओ, पढ़ाई कर लेते हैं, मजाक छोड़ते हैं। देखो हमारे पास कल जो सोल्यूशन था उसी को फिर से बना लेते हैं। ये एक सोल्यूशन बनाया गया जिसमें लिक्विड ए है और ये लिक्विड बी है। अच्छा आप सब बच्चे बताओ, लिक्विड ए में ए का मोल फ्रैक्शन क्या है, सॉल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन क्या है, काई ए, सॉल्यूशन में बी का मोल फ्रैक्शन क्या है, काई बी। इसका मतलब सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है, काई ए, सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है, काई बी। अब जब ये दोनों वैलेटाइल हैं तो भाई दोनों की वेपर बनेगी, ए भाई की भी वेपर बनेगी, बी की भी वेपर बनेगी, है कि नहीं। ये देखो ऐसे, क्यों, क्योंकि बोथ लिक्विड आर वैलेटाइल इन नेचर। अब ये हमारे पास वेपर का मिक्सचर है कि नहीं है। तो यार इनमें भी तो इनके मोल फ्रैक्शन होंगे, वेपर का मिक्सचर मतलब गैस का मिक्सचर। अब गैस का यदि मिक्सचर है तो गैस में भी तो मोल फ्रैक्शन होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो अब हमें ये निकालना है। अब हम लोग यहां पे पहुंच गए हैं कि ये जो हमारा गैसियस मिक्सचर आ रहा है, वेपर का मिक्सचर आ रहा है, इस मिक्सचर में ए के कितने मोल फ्रैक्शन है, जिनको मैंने नाम दिया वाई ए, बी के कितने मोल फ्रैक्शन है, इनको नाम दिया वाई बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन वेपर फेज, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन में है, ये वेपर फेज में है। तो अब हम लोगों को ये निकालना है, तो गौर समझिए, पहले लिख देता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन वेपर फेज। तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन हमने क्या माने हैं, वाई ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इन वेपर फेज, उसको कितना माना है, वाई बी। अब हमें ये निकालने हैं, कल हम यहां तक की नीचे की बात करके आए, है ना, कि सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, सॉल्यूशन कितना वेपर प्रेशर बनाएगा, इस पर बात की है। ये नहीं बात की कि यार ये जो गैस का मिक्सचर बना है, वेपर का मिक्सचर बना है, इसमें ए कितना है, इसमें बी कितना है, ये बात नहीं की थी। तो आज इसको निपटा लेते हैं। तो जरा देखो यहां तक हमारी बात हो गई। अब बात आई यार निकालेंगे कैसे, तो गौर से समझना, तुमने वेपर प्रेशर जो निकाला था कल, इसका निकाला था कि इसका निकाला था, सॉल्यूशन का निकाला था, मगर निकाला तो वेपर का ही प्रेशर था ना, है ना। तो वेपर का प्रेशर निकाला था सब लोगों ने। तो गौर से देखो, जब भी कहीं ऐसा आता है तो जरा देखिए क्या हुआ, डरिएगा नहीं। राउल्ट्स लॉ के थ्रू आपने वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना निकाला, पी ए नॉट इंटू काई ए। किसी को बुरा तो नहीं लगा होगा। राउल्ट्स ने बताया था कि ए लिक्विड कितना प्रेशर बनाएगा, तो ए लिक्विड कितना प्रेशर बनाएगा, पी ए नॉट इंटू काई ए नॉट, पी ए नॉट इंटू काई ए लिक्विड इतना प्रेशर बनाएगा। क्लियर है। अच्छा अब थोड़ी देर के लिए राउल्ट्स को भूल जाओ, ये भूल जाओ कि नीचे कुछ सोल्यूशन भी है, आप सिर्फ इतना पार्ट याद रखो ऊपर वाला। अब ये क्या है, गैस का मिक्सचर। गैस के मिक्सचर में प्रेशर कैसे निकाला जाता है, डाल्टन भैया बताते हैं। तो डाल्टन भैया ने बताया था, डाल्टन लॉ, डाल्टन लॉ का कहना था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर होता है, वो जो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर।
के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो मोल फ्रैक्शन यहां पे गैस कौन है, वेपर है। तो देखो यदि आप ए का प्रेशर निकाल रहे हो तो ए का मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन गैसियस मिक्सचर होता है, वहां तो लिक्विड था ही नहीं ना, डाल्टन में तो गैस का मिक्सचर था ना, तो मोल फ्रैक्शन किसमें होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैसियस मिक्सचर, और गैस का मिक्सचर मतलब ये, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैसियस मिक्सचर वाई ए, ठीक है, इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या है, टोटल वेपर प्रेशर। तो जरा देखिए इसको हमने लिखा ऐसे, ये डाल्टन लॉ के हिसाब से है, ये राउट्स लॉ के हिसाब से है, ये डाल्टन लॉ के हिसाब से। दोनों लोगों ने एक ही चीज कैलकुलेट की है, मतलब जो आप कैलकुलेट कर रहे हो वही दूसरा व्यक्ति भी कैलकुलेट कर रहा है। यदि दोनों सही कैलकुलेट कर रहे हो तो वैल्यू तो सही आएगी ना। जैसे मैंने कहा भाई एक काम करो सारे बच्चे काउंट करो, इनसे मैंने कहा सारे बच्चे काउंट करो, इन्होंने बताया यार 110 बच्चे बैठे हैं, इनसे मैंने कहा सारे बच्चे काउंट करो तो इन्होंने बताया 110 बच्चे बैठे, मगर आएंगे तो 110 ही ना। इनका अपना कोई अलग मेथड होगा, इनका कोई अपना अलग मेथड होगा, इन्होंने पहले गर्ल्स काउंट किया फिर बॉयज काउंट किया, इन्होंने पहले बॉयज काउंट किया फिर गर्ल्स काउंट किया, मेथड अलग अलग, मगर वैल्यू तो सेम ही आएगी क्योंकि आप सेम चीज की वैल्यू निकाल रहे हो। तो ये डाल्टन ने बताया निकालने का रास्ता, ए का वेपर प्रेशर, सॉरी राउट्स ने बताया, ये डाल्टन ने बताया। तो दोनों ने जब एक ही चीज का प्रेशर निकाला है तो इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो हम उठा के इनको बराबर कर देते हैं। बात समझ पा रहे हो भाई, ए का वेपर प्रेशर राउट्स ने वो बताया, ए का वेपर प्रेशर डाल्टन ने ये बताया, दोनों ने ए का वेपर प्रेशर बताया है तो सेम ही होंगे यार, कंटेनर सेम, मॉलिक्यूल सेम है, तो अलग अलग क्यों निकलेंगे। तो हम उठा के इन दोनों को बराबर कर देते हैं। तो जब हम बराबर कर देते हैं तो YA इक्वल टू काईए इंटू PA नॉट, सही है। अच्छा यदि मैं इसको थोड़ा और इधर उधर कर लूं तो किसी बच्चे को बुरा थोड़ी लगेगा। हमने क्या किया, पीटी को नीचे ले आए, पीटी को क्या किया नीचे ले आए, ये हमारा निकल आया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन वेपर फेज, कि इसमें लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में कितना है वो ये है। अब ये तो मैंने प्रूफमेंट बताया, आपको इससे कोई मतलब नहीं, कहीं पेपर में कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि कोई 12th में थोड़ी ना हो कि प्रूफ करके दिखाओ, आपको सीधा ये याद रखना है। आता कैसे वो मैंने पढ़ा दिया है, मगर आपका फोकस इस पर होना चाहिए, कैसे निकालेंगे कैसे याद रखेंगे वो भी बता दूंगा। पहले दोनों में डिफरेंसेस समझ लो, YA और YB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए लिक्विड बी इन वेपर फेज, वेपर फेज में उनका मोल फ्रैक्शन क्या है वो है। काईए और काईबी क्या है, लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन कितना है, वो ये है। इतनी बात क्लियर है। अब निकालेंगे कैसे, अब देखो डायरेक्ट पढ़ना सिखाता हूं, ये पढ़ के सुनाओ क्या है, PA मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसका वेपर प्रेशर लिखो डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, ए का निकालना है तो ए का प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, और यदि हमें बी का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, बी के लिए भी यही लिख देंगे, YB इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। तो अब हम इसको यूज किया करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है, हम उठा के प्रूफमेंट नहीं करेंगे कि एक ही चीज को राउट्स ने काउंट किया, उसी चीज को डाल्टन ने काउंट किया, दोनों ने सेम काउंट किया था, इसलिए मैंने इक्वेट करके वैल्यू निकाली। तो अब हमारे पास कहीं पर लिक्विड फेज में, लिक्विड सॉरी वेपर फेज में, वेपर फेज में लिक्विड ए के मोल फ्रैक्शन, वेपर फेज में लिक्विड बी के मोल फ्रैक्शन पूछेगा तो हम ये फार्मूले चिपकाएंगे। लिखना कैसे है, याद कैसे रखना है, इसके लिए मैं अगले पेज पे आपको अच्छे से बता देता हूं। अब देखो हमें जो याद रखना है वो इतनी चीज याद रखना है, गौर से देखिएगा। देखो हमें कितनी चीज याद रखनी है, गौर समझो। पहला, कितने लिक्विड हैं, 2,
तो उनके वेपर के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा 1। ये तो हम लोग जानते ही हैं। ए लिक्विड है बी, यदि वेपर फेज में एक का मोल फ्रैक्शन 0.4 है तो दूसरे का अपने आप 0.6, क्योंकि दोनों का सम 1 होता है, दो ही है। लिक्विड फेज में भी सम 1 है, गैस फेज में भी सम 1 है। गैस फेज में, गैस मतलब वेपर फेज, वेपर फेज में YA प्लस YB का सम 1 है, और लिक्विड फेज में KA प्लस KB का सम 1 है ना। तो जरा देखो, पहला पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? तो आप क्या कर रहे हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, तो प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, तो जिसका निकालोगे उसी का प्रेशर ऊपर नीचे टोटल। और ये कैसे होता है, राउट्स लॉ के हिसाब से, PA नॉट इंटू काई डिवाइडेड बाई टोटल, PA नॉट काई प्लस PB नॉट काई बी। अब इसकी वैल्यू निकालो। तो अब जरा देखो किसका निकाल रहे हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इन वेपर फेज, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन टोटल। तो प्रेशर ऑफ बी PA नॉट काई बी डिवाइडेड बाई PA नॉट काई ए प्लस PB नॉट काई बी। ठीक है ना। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालोगे, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालोगे उसका प्रेशर ऊपर नीचे टोटल, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालोगे उसका प्रेशर ऊपर नीचे टोटल। ये देखो, अब यहां पर एक खास बात आती है, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के कहने पर घुमा फिरा रहा हूं। यदि मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, टोटल प्रेशर कैंसिल। भाई उसी कंटेनर का टोटल प्रेशर है, उसी कंटेनर का टोटल प्रेशर सेम ही आएगा। तो मैंने लिखा YA अपॉन YB। ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, जो कॉन्सेप्ट बनाने जा रहा हूं इस पर खूब क्वेश्चन आते हैं। तो जरा बताओ क्या आया, किसी बच्चे को बुरा तो नहीं लग रहा है कैसे कर दिया? भाई डिवाइड मारोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, सही है। अच्छा, बच्चे ने कहा सर थोड़ा सा इसको आप ओपन नहीं कर सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। PA को क्या लिख सकते हो, PA नॉट इंटू काई ए। PB को क्या लिख सकते हो, PB नॉट इंटू काई बी। अब ये क्वेश्चन आपने बहुत सारी बुकों में पढ़ा होगा। आप पढ़ा देते हैं, ऐसी क्या बात है? तो जरा देखो, आपने ये क्वेश्चन किया है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी रेशियो इज 1:3 एंड इट्स मोल फ्रैक्शन रेशियो इज 1:2। कैलकुलेट, यहां तक ना, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन वेपर फेज। मतलब उसने प्रेशर का रेशियो दे रखा है, उनके मोल फ्रैक्शन का रेशियो दे रखा है सॉल्यूशन में, और किसी एक का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो ये डायरेक्ट चिपका दोगे। ये देखो रेशियो, ये देखो रेशियो, और किसी एक का पूछेगा तो तुम्हें पता ही है, निकल आएगा है। तो अभी मैं उस क्वेश्चन को भी कराऊंगा, लिख देता हूं, रोने लगोगे अभी कि सर यार क्वेश्चन नहीं बताया आपने, वर्बली बोल के निकल लिए। तो देखो समझना, रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर of liquid A and liquid B is 1:3 if mole fraction ratio of liquid A and liquid B in solution is 1:3. Calculate mole fraction
ऑफ लिक्विड ए इन वेपर फेज, ए बी सी, अरे नहीं भाई, इतना इजी थोड़ी ना है। अब देखो, कॉन्सेप्ट भी अभी पढ़ाया, क्वेश्चन भी अभी है, फिर भी आंख दोष लग जाता है। अब देखो कैसे लगा, पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ लो। रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इज 1:3। आपको पीए नॉट और पीबी नॉट की वैल्यू दी है, क्लियर है। अब जरा देखो ये कौन से मोल फ्रैक्शन दिए ये मैंने बताया नहीं है, आपको पकड़ना है। इफ द मोल फ्रैक्शन रेशियो ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन है, तो सॉल्यूशन में कौन से मोल फ्रैक्शन होते हैं, काई ए और काई बी। तो इसका मतलब उसने कहा काई ए डिवाइडेड बाई काई बी की वैल्यू 1:3 है। अब वो कह रहा है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन वेपर फेज, इसका मतलब निकालने को कह रहा है वाई ए, सही है कि नहीं। अब आपने चिपका दिया फार्मूला, वाई ए अपॉन वाई बी इक्वल टू पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट इंटू काई ए अपॉन काई बी। आपने वैल्यू डाल दी वाई ए अपॉन, अब वाई बी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस वाई ए, पहले ही पढ़ा दिया है, वाई ए प्लस वाई बी इक्वल टू 1 है कि नहीं, मतलब एक दूसरे में कन्वर्जन कर सकते हो। वाई ए की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस वाई बी की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस वाई ए। तो हमें निकालना ए था तो हम बी को हटा देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। अब इनकी वैल्यू क्या है 1/3। अब थोड़ा कट्टम काट खेल लो, तो जब तुमने कट्टम काट खेला तो 9 YA इक्वल टू 1 माइनस YA। एक बार कैलकुलेशन देखते रहना, क्योंकि मैं इसमें बहुत तेज हूं तो इसलिए देखे रहना, सही आ रहा है। ऐसा कोई आंसर है, मैंने कहा था ना आंख दोष लगेगा तुम्हें, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, पेपर में भी आया हुआ है, पेपर में भी आया हुआ है। तो आप कहां से करोगे, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला इसका कहीं दिखेगा नहीं तुम्हें बुकों में, तो ये होगा कि कोई महान काम करना है, नहीं फर्जी काम है, उसको डिवाइड करना है बस। ये देखो, ये देखिए क्लियर है, ये वाला लगा है। अच्छा, बच्चों ने थोड़ी और जिद की, तो थोड़ी जब जिद की है तो मैं थोड़ा इधर पढ़ा के जिद पूरी करता हूं। किसी का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल, Na प्लस एनबी लिख लो या टोटल मोल लिख लो, थोड़ी मक्कारी दिखाई है, 2 बार लिखना पड़ता तो एक ही बार में काम चलाया है, क्लियर है। चलो एक बार और लिखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल ऑफ बी अपॉन टोटल मोल, सही है। अच्छा, दोनों को डिवाइड मारो जरा, है मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वही रेशियो उनके मोल का होता है। देखो, मोल फ्रैक्शन का रेशियो और मोल का रेशियो आपस में बराबर होता है। तो यदि मैं यहां ऐसे लिख दूंगा तो कोई बच्चा बुरा थोड़ी मानेगा कि सर आपने कैसे लिख दिया, है ना, रोना धोना थोड़ी मचाएगा कि नहीं यार ये तो चीटिंग है, बताते कुछ हो लिखते कुछ हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये देखो, मोल का रेशियो दिया जाए या मोल फ्रैक्शन का रेशियो दिया जाए, बात एक ही है, बात एक ही है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का रेशियो मोल के रेशियो के बराबर होता है। तो मैंने काई ए अपॉन काई बी की जगह डाल दिया Na अपॉन एनबी। यदि वो मोल फ्रैक्शन का रेशियो ना देके तुम्हें थोड़ा परेशान करना चाहता है तो मोल का रेशियो डायरेक्ट दे देगा।
कि यार मोल का रेशियो ये है, तो आप उसी जगह पे डाल दो, काई ए अपॉन काई बी की जगह ही डाल दो एन ए अपॉन एन बी की वैल्यू। क्यों? क्योंकि वो दोनों आपस में बराबर है। सही है? क्लियर है? अब देखो यहां पे कभी कभी और परेशान कर देते हैं, क्या? वो सॉल्यूट का नाम नहीं बताते। एक लिक्विड ए है जो बेंजीन के साथ मिलाकर रखा गया है, जिनके वेपर प्रेशर का रेशियो ये है। अब आप लिक्विड बी का मॉलिक्यूलर वेट बताओ। तो यार यहां पे बात फंस जाती है कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालें, क्योंकि जितने फार्मूले पढ़े हैं उनमें कहीं मॉलिक्यूलर वेट की तो चर्चा ही नहीं है। राउल भैया ने बताया पीटी इक्वल टू पी ए प्लस पीबी, उसमें मॉलिक्यूलर वेट का क्या लेना देना। फिर तुमने बता दिया पी ए इक्वल टू पी ए नॉट काई ए, उसमें भी मोल का लेना देना है, मॉलिक्यूलर वेट का लेना देना नहीं है। तो बच्चों को लगता है कि यार ये निकाले कैसे, ये इन्होंने क्या रहता फैलाया है। तो देखो कहां से निकलेगा, गौर से देखो, ये मोल लिखा है, यदि मैं मोल को खोल दूं तो क्या आप बुरा मानोगे? तो जरा बताओ कैसे करोगे। देखो, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, मास अपॉन मास, हाँ मास अपॉन मास। ये देखो 1 2 का 4 कर दिया है। समझ पाए कि करके दिखाऊं? देखो, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, 1 2 का 4, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, तो मॉलिक्यूलर वेट ऊपर चला गया, ये वाला मॉलिक्यूलर वेट नीचे है, तो मॉलिक्यूलर वेट को एक साइड कर लिया, मास को एक साइड कर लिया। ठीक है, ये कहां यूज होगा, जब तुम मॉलिक्यूलर वेट की चर्चा करोगे। तो इसको इसके बराबर कब करना है, 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 वो हम क्वेश्चन में सिचुएशन देखते हुए कर लेंगे। तो ये जो फार्मूला हमारा चल रहा है ये बड़ा खतरनाक है। अब इसमें जो जोड़ने जा रहा हूं उसमें और डर लगेगा तुम्हें, अभी खत्म नहीं हुआ है। वो जितनी चीजें पूछ सकता है ना सब सेट कर दे रहा हूं कि वो पूछेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। अब गौर समझिए, देखो, अब थोड़ी सी एक हॉरर फिल्म, इसको रफ कर दो। अच्छा, यहां तक तो किसी बच्चे को बुरा नहीं लगा है ना? अब देखना खेल हो रहा है, वैसे ये खेल मैं 3 4 क्लास पहले खेल चुका हूं, मगर कुछ नए दर्शक बैठे हैं तो उनके लिए खेला जा रहा है। देखो, मोल एब्सोल्यूट जैसे है वैसे ही, ये क्या है, मोल ऑफ सॉल्वेंट। यदि मैं मोल ऑफ सॉल्वेंट को खोल देता हूं ऐसे, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो बुरा तो नहीं मानोगे भाई। मैंने क्या किया, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को ऊपर ले गया। अब ये देखो पढ़ो, मोल ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट की यूनिट क्या है, ये मास ऑफ जो सॉल्वेंट है इसकी यूनिट बताओ जरा भाई। ठीक है, अपने नॉलेज का पिटारा खोलो भाई, इसकी यूनिट क्या होगी, मोल में हमेशा मास ग्राम में रखा जाता है, इसकी यूनिट ग्राम है। तो ये है मोल एब्सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो जब ग्राम में फार्मूला होता है तो 10⁻³ का ऊपर मल्टीप्लाई, 10⁻³ का नीचे मल्टीप्लाई। अब जरा गौर से देखो, इनको हम उठा लेते हैं, अब इनको पढ़ के सुनाओ क्या आ गया। मोल एब्सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 10⁻³, मोलैलिटी का फार्मूला आ गया। तो ये देखो, इसका मतलब काई ए अपॉन काई बी की जगह हम ये भी डाल सकते हैं, काई ए अपॉन काई बी का रेशियो वहां पड़ा है तो हम उसकी जगह ये भी डाल सकते हैं। हो सकता है वो मोलैलिटी पूछ ले कि मोलैलिटी आप सॉल्यूशन बताओ, तो हम इसको उठा के बराबर कर देंगे। तो यार हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं, रहता तो नहीं फैल रहा है, समझ पा रहे हो ना क्या हो रहा है, कि पता चला तुम लोग कह रहे हो अरे यार सर ये क्या करते चले जा रहे हैं।
सही है। अब आप अपनी सुविधा के हिसाब से क्वेश्चन में सेट कर लीजिएगा। देखो वाई ए अपॉन वाई बी की वैल्यू पी ए अपॉन पी बी के बराबर भी होती है, वाई ए अपॉन वाई बी की वैल्यू इसके बराबर भी होती है, ये वैल्यू इसके बराबर भी है, ये वैल्यू इसके बराबर भी है, ये वैल्यू इसके बराबर भी है। जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा तीर चला देंगे, ठीक है। यदि वो मोलरिटी की बात करेगा तो इसको और उसको उठा के बराबर कर देंगे। यदि वो मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से कोई क्वेश्चन दे रहा होगा तो इसको और उसको उठा के बराबर कर देंगे। रेशियो वाले पे अभी मैंने करके ही दिखाया था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ऐसे करना है। तो जो चीज आपको पढ़ाई है वही पढ़ी हुई है, मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा। इसको अच्छा रफ कर दूं, ये जो कर करके दिखाया ये रफ कर दूं, इसकी कोई जरूरत तो है नहीं, और नहीं चाहो तो लिखा रहने दो, रफ कर दूं सब लोग, चलो कोई बात नहीं, छपा रहने दो। देखो जो आपने लिख के दिया था उसी में बस मैंने इधर उधर किया है थोड़ा सा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन वेपर फेज क्या होगा, जिसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में पूछा जाएगा उसके मोल ऊपर नीचे टोटल मोल, जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा जाएगा उसके मोल ऊपर नीचे टोटल मोल। इसी को मैंने इस तरह से रीअरेंज कर दिया है कि जैसे जब क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को पकड़ पाओ। अब बच्चों ने जिद की कि सर करेंगे एक क्वेश्चन, छाप लो छाप लो, फिर करते हैं, छाप लो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारा खत्म हो गया, बस अब क्वेश्चन करना है, कॉन्सेप्ट सारा बता दिया। और इस पर खूब क्वेश्चन मिलेंगे बुकों में, टेस्ट में और पेपर में इस पर। क्यों? क्योंकि 7-8 कॉन्सेप्ट एक साथ है ना, तो इन पे क्वेश्चन आते हैं। समझ पा रहे हो सब लोग? हाँ बेटे, काइए बाई, अच्छा अच्छा, वो मल्टीप्लायर गायब है ना? हाँ यार तुम कैसे गलत कह सकते हो, गलती मेरी ही होगी। इसको लिखने की जगह कहां सेट की जाए, छोटा कर दें? तो अभी कर देते हैं। ये एक्चुअल में ऊपर वाले को सेलेक्ट कर रहा है, पहले इसको हटाते हैं, अब करते हैं, ठीक है ना? अब सेटिंग सही है भाई, हैंग कर गया है, रुक जाओ इसको थोड़ी देर के लिए। हाँ अब ठीक है। जगह बनाई जाए ना, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है डिलीट कर देते। ओए भाई, इसको लिखने में इतनी मेहनत लग गई, इतनी मेहनत तो पढ़ाने में नहीं लगी। ये लो यार, ठीक है ना? एक्चुअल में देखो बच्चे कहना क्या था बता देता हूं, काइए अपॉन काईबी की जगह आपने वो छाप दिया, तो ये कहां चला जाएगा, ये भी तो रहेगा साथ में, तो वो देखो वो है, ठीक है ना? तो यहां पर ये चीज मिसिंग थी भाई, काइए अपॉन काईबी की जगह ये छाप दिया,
तो पी ए नॉट अपॉन पीवी नॉट तो वैसे ही चलेगा जैसे था। अब तुम जिद करोगे कि सर एक क्वेश्चन तो दे ही दो, तो चलो फिर जिद पूरी करते हैं बच्चों के। बड़े निकम्मे हो यार, क्वेश्चन नहीं चाहिए तो तुम्हें चाहिए क्या? ये देखो ये वाला क्वेश्चन करा चुका हूं, ये भी करा चुका हूं, ये नहीं हुआ है। ये कैसे होगा? वाइपर फेज में पूछ रहा है। अब इसको करो सब लोग, पीवाईक्यू है। ए सोल्यूशन है 1:4 मोल रेशियो ऑफ पेंटेन एंड हेक्सेन। पेंटेन और हेक्सेन के मोल रेशियो दिए हैं भाई, देखो मोल का रेशियो दिया है पेंटेन और हेक्सेन 1:4। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हाइड्रोकार्बन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड आर दिस। आपको पेंटेन का वेपर प्रेशर दिया है 440 और हेक्सेन का भी वेपर प्रेशर दिया है 120। द मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन द वेपर फेज वुड बी। मोल फ्रैक्शन किसका पूछा है? पेंटेन का। कहां पर? वेपर फेज में। अब देखो आप देख के बताओ, यदि आपके आंखों की चमक सही से लगी होगी तो समझ गए होगे करना क्या है। आपको मोल का रेशियो दिया है, प्रेशर का रेशियो तो दिया ही है, कौन सा चिपकाना चाहिए आप देख लो, कौन सा चिपकाना चाहिए। तो यार देखो वाई ए अपॉन वाई बी इक्वल टू पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट इंटू एन ए अपॉन एन बी। मोल दिए हैं, प्रेशर दिया है एक ही सेकंड में हमारा तो सॉल्व हो जाएगा। क्यों? जितनी चीज वो दे रहा है वो हमें तुरंत क्लिक करेंगे कि यार हमारे लिए ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने उस तरह का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, हमने वो सेटिंग बैठा रखी है। ये देखो हम लोगों ने पहले से सेटिंग बैठा रखी है, तो हम लोगों को रियलाइज ही नहीं होगा कि ये टफ है। ये देखो यदि तुम्हें ये बात याद है तो तुम तुरंत पकड़ लोगे, अरे यार मोल का रेशियो भी दिया है, प्रेशर का रेशियो भी दिया है, भाई को निकालना है, उठा के क्विट मार देंगे, अपना काम खत्म हो गया। और यदि ये बात नहीं पता है तो अब तुम इसके दायरे में जाओगे तो कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा जरा देखना। मेडिकल का क्वेश्चन है, इतना बड़ा है, बच्चे रोने लगेंगे, गया किधर गया किधर, इसको उठा के इधर ले आते हैं। तो बताओ भाई आंसर क्या आएगा? अकेले तो नहीं चल रहे ना, साथ में हो ना, समझ पा रहे हो सब लोग? देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन वेपर फेज 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन वेपर फेज, तो इसका हुआ 440 डिवाइडेड बाई 120, फिर हुआ 1:4। अब कट्टम काट खेलते हैं, ये आया 110, जीरो से जीरो उड़ गया, ये इधर आ गया 12y इक्वल टू 11 इंटू 11, तो ये हो गया yp इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 23। अब इसको डिवाइड करो, 0.0478। बात समझ पाए? और ये आपके पेपर में AIPMT में आया 2005 में, कर लोगे? हाँ गलत हो गया कहां पे? तो तुम्हें किसका चाहिए? आ तो रहा है, पूछो पूछो पूछो, कोई कंफ्यूजन है पूछो। हाँ नहीं नहीं, देखो आपको डाउट क्लियर करने के लिए आए हो, क्योंकि 70 चीजें तो तुम्हें पहले से आती हैं, उसी 30 की वजह से तो सिलेक्शन रुका है। तो जिसका डाउट है वो बताए भाई, जिसका सही है वो तो अपना खुश रहे, मगर किसी को लग रहा नहीं यार कहीं गड़बड़ है तो वो बताए अपना क्या गड़बड़ है, तो हम लोग उसको सही कर देंगे या उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। बताओ बताओ, डरो नहीं, तुम ही तो कह रहे थे कुछ गड़बड़ है। कोई कुछ बताएगा? सही है, बताओ बताओ, पूछो पूछो। नहीं पूछोगे? गुस्सा?
भाई ठीक है ना यार, सही किया है ना मैंने? हाँ, अब तो तुम्ही से पूछना पड़ेगा हमें। भाई तुम समझ रहे हो ना यार? ठीक है, सबका सही है? जनता उधर पीछे, ठीक है। चलो फिर, हैंड्स प्रूफ। बच्चों ने कहा सर आप सही कर लेते हो, आप टेंशन ना लो, आगे बढ़ो। तो मैंने कहा ठीक है, बच्चे जब कह रहे हैं कि सही कर लेते हो तो आगे चलते हैं। अब जरा देखो, देखो अब वाइपर फेज पे चलते हैं। अब हम केस नंबर 2 पे चल रहे हैं। उस केस में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सारा कॉन्सेप्ट समझ गए हो? कर लोगे? कर लोगे ना सब लोग? भाई बताते रहना, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सब के सब इज्जतदार बच्चे हैं, उनकी बहुत ज्यादा ईगो, बहुत ज्यादा इज्जत है, वो पूछेंगे नहीं सबके सामने है। आए ना आए, नीट तो कभी ना कभी हो ही जाएगा, नहीं होगा तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, मगर इज्जत जो है 1 इंच कम ना होने पाए। और उनकी इज्जत उन्हीं के सामने है, मतलब अपने मन में है, बाकी कोई नहीं करता है। ना घर में कोई कर रहा है, ना कोई दोस्त कर रहा है, ना ये कर रहा है, ना हम कर रहे हैं। मगर हाँ, अपनी नजरों में बहुत बड़ी है, हम डाउट ही नहीं पूछेंगे। क्यों? इज्जत कम हो जाएगी। तो सभी इज्जतदार लोग यदि क्लास के अंदर डाउट ना पूछ पाए तो क्लास के बाहर पूछ लिया करें, ठीक है? हाँ, चलो भाई। तो सही कर लो यार, अब ये सही कैसे होगा? नहीं नहीं, सिखाएंगे। इधर लिख देता हूं नीचे, केस नंबर 2। देखो, अब पहला केस क्या था? दोनों के दोनों वेलेटाइल थे। अब किसी एक लिक्विड को नॉन वेलेटाइल कर देते हैं, ठीक है? देखो, लिक्विड ए, लिक्विड ए को मैंने सॉल्यूट माना है। आप चाहें तो कुछ ना माने, सिर्फ लिक्विड ए ही रहने दें। लिक्विड ए को मैंने सॉल्यूट माना है, आप चाहें तो ना माने, बस आप उसको लिक्विड ए ही रहने दें, कंपोनेंट रहने दें। इसको मैंने मान लिया नॉन वेलेटाइल है। नॉन वेलेटाइल का मतलब वेपर नहीं फॉर्म करेगा। अच्छा ये बताओ, जब वेपर नहीं फॉर्म करेगा तो क्या वेपर प्रेशर होगा? भाई जब तुमने वेपर ही नहीं बनाई तो वेपर का प्रेशर कैसे होगा? तो मैंने किसी एक लिक्विड को नॉन वेलेटाइल मान लिया। आप चाहे जिसको मान लो, जो आपको अच्छा लगे उसको मान लो, जो आपको अच्छा लगे उसको मान लो। मैंने ए को माना क्योंकि मुझे ए अच्छा लगता है। अब देखो, लिक्विड बी क्या है? लिक्विड बी को हम सॉल्वेंट कह रहे हैं, और ये क्या है? ये हमारा वेलेटाइल है, ठीक है? वेलेटाइल का मतलब जो वेपर फॉर्म करता हो, फॉर्म वेपर। ये वेपर बना रहा है, और जब वेपर बना रहा है तो इसका प्रेशर 0 नहीं होगा। इसका प्रेशर 0 नहीं होगा, क्यों? वेपर बनाएगा तो कुछ ना कुछ तो पेपर प्रेशर आएगा ही आएगा। यहां तक सही है? अच्छा, बच्चों ने जिद की कि सर इस बार नॉमेनक्लेचर चेंज करो, बार बार एक ही नाम रख देते हो, अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा नॉमेनक्लेचर चेंज कर देते हैं। अब देखो, नॉमेनक्लेचर चेंज करने चल रहे हैं, ध्यान दो। आपने पढ़ा टोटल प्रेशर इक्वल टू पीए नॉट का ये प्लस पीवी नॉट का बी। अब ये जो केस है, इस केस की वैल्यू यहां पे डालो। ये जब आपने पढ़ा था तो दोनों वेलेटाइल थे, अब एक वेलेटाइल है, एक वेलेटाइल नहीं है। तो भाई की वैल्यू 0 डाल दो, वो देखो 0 लिखी है। तो जब 0 डाल दोगे तो ये क्या आ गया भाई? ये 0 हो गया, इंटू का ये, इंटू का ये, इसकी वैल्यू अपना कुछ है, तो ये क्या हो गया? और वैसे भी इसमें कोई बहुत बड़ी बात मैंने नहीं लिखी है, सिर्फ आंखों का धोखा है। देखना, अभी जब मैं पूछूंगा तो आप खुद बता दोगे, सही है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, ए ने वेपर बनाई नहीं, सिर्फ बी ने बनाई, तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा, यही तो लिखा है। तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि इतना हम 3 लाइनें बर्बाद करें, ये तुम जानते ही थे कि भाई जब जो वेपर बनाएगा उसी का वेपर प्रेशर होगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर है? वेपर प्रेशर ऑफ बी।
ये देखो, ये वेपर प्रेशर आप बी लिखा है, क्लियर है। इसका मतलब यदि एक नॉन वोलेटाइल है तो जो दूसरे लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा वही सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। देख लो, वो खुद कह रहे हैं, है कि नहीं। हो सकता है वो क्वेश्चन को घुमा के पूछ ले कि यार आपको दूसरे लिक्विड का वेपर प्रेशर दिया और सोल्यूशन का पूछ रहा है, तो बच्चे पूछ रहा है यार सोल्यूशन का कैसे निकालें, जो दूसरे लिक्विड का है वही तो सोल्यूशन का है कि नहीं। क्योंकि ए की वेपर ही नहीं है, जब ए की वेपर ही नहीं है, सिर्फ बी की वेपर है, तो वी की वेपर का प्रेशर ही सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। अच्छा, बच्चों ने कहा सर ठीक है समझ गए, आगे बढ़ो। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। अब देखो पहला पॉइंट तो ये आया, इसको आप अच्छे से समझ लो, ठीक है, क्योंकि हम यहां से अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। इतनी बात क्लियर है। अब इन्होंने नॉमेनक्लेचर क्या चेंज किया है, देखो बताते हैं। इन्होंने नॉमेनक्लेचर क्या चेंज किया है। नॉमेनक्लेचर में क्या किया, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को इन्होंने पीएस बोल दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और ये बुक वालों ने बोला है, नहीं तो कुछ भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर क्या है, बार बार आपको पीएस लिखा होगा तो आप कंफ्यूज होगे कि ये पीएस नाम की चीज क्या चल रही है बुक के अंदर। तो पीएस और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड को इन्होंने कह दिया है पी नॉट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड को इन्होंने क्या नाम दे दिया है, पी नॉट। बीपी नॉट को मैंने कहा है, देख लो, है ना। पी देखो, पीवी नॉट को मैंने कहा है पी नॉट। तो इसका मतलब ये प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है। अब इस नॉमेनक्लेचर को चेंज करके वहां डाल दो, तो जब हम इस नॉमेनक्लेचर को चेंज कर देते हैं तो ये ऐसे आ जाता है, पीएस इक्वल टू पी नॉट इंटू काई बी। सही है ये, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। अब मैं इसको जरा वहां ले चलता हूं सीएचडी पे, इसके यहीं बना देते हैं। कितनी बातें हमें याद रखनी, ये तो मैं पूरा पढ़ा रहा हूं, मगर कितनी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो चिपकाते हैं। और बहुत सारे आपके नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, छोटे छोटे नॉलेज की देते रहिएगा मुझे। अब देखो कौन सा केस है, लिक्विड ए जो है हमारा नॉन वेलेटाइल है और लिक्विड बी जो है हमारा वेलेटाइल है। ये वाला केस है, केस नंबर 2 डिस्कस हो रहा है। तो इसका टोटल प्रेशर आ गया पीएस इक्वल टू पी नॉट इंटू काई बी। पहला पॉइंट ये हो गया, सही है। वेयर भी लिख देता हूं जैसे बच्चों को याद रहे कौन कौन क्या क्या है। पीएस जो है वो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है और पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड बी, ठीक है। मोल फ्रैक्शन तो पहचान ही लेते हो। अच्छा, यहां तक की बात हम लोगों ने की है। अब देखो इसमें थोड़ा सा इधर उधर करते हैं, वापस चलते हैं। आओ देखो, यदि मैं ऐसे लिखूं तो क्या तुम बुरा मानोगे? भाई सलूट पड़ा तो है ही है सोल्यूशन में, सलूट सोल्यूशन में पड़ा तो है ही है, क्लियर है। तो मोल फ्रैक्शन तो बनाएगा, वेपर नहीं बना रहा है भैया, मगर प्रभु मोल तो है उसके, तो मोल फ्रैक्शन तो बनाएगा ही बनाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर 1। इसका मतलब मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की जगह यदि 1 माइनस काई डाल दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसको वहां पे पुट कर दिया। तो जब मैंने पुट किया तो ये ऐसे आ गया, पीएस इक्वल टू पी नॉट 1 माइनस काई, ऐसे। सही है, मस्त चल रहा है। अच्छा, अब यार थोड़ा सा और घुमा फिरा लो इसको, तो ये देखो आ गया, ठीक है। अब अल्टी पल्टी कर लेते हैं, इसको इधर इसको इधर, फिर अल्टी पल्टी एक साथ कर रहा हूं, डरना नहीं। देख के बताओ रायता फैला है कि समेट लिया है तुम लोगों ने, ठीक है ना। इसको इधर ले गया, इसको इधर लाया, फिर ये वाली वैल्यू पहले लिख ली, इसको बाद में लिख ली, सही है। अच्छा, अब इसको पढ़ के सुनाओ। अब तुम्हें मन की आंखों से पढ़ना है, अब वहां पे तुम्हारा टैलेंट काम नहीं आता है ना, वहां पे ही पुरानी इमारत की जरूरत पड़ती है। देखो ये क्या लिखा है, पी नॉट
ये क्या लिखा है पीएस, ठीक है, ये क्या लिखा है पी नॉट, ये क्या लिखा है काई। अब मुझे बताओ किसी के मोल होंगे या मोल नहीं होंगे? क्या काई की वैल्यू निगेटिव हो सकती है? नहीं भाई, मोल होंगे या नहीं होंगे, माइनस कैसे आएंगे, है कि नहीं भाई? ए होगा, लिक्विड ए के मोल होंगे, या ए लिक्विड नहीं होगा, माइनस तो नहीं आएंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू है। अब प्रेशर की बात आए, या तो प्रेशर होगा या प्रेशर नहीं होगा, उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होती। कब हम लोगों ने प्रेशर पढ़ा? -200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे लग रहा है, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो गौर सुनिएगा, थोड़ा सा मैथ्स पढ़ा रहा हूं, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, यहां पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? मोल होंगे या नहीं होंगे, जैसे स्टूडेंट है, या तो स्टूडेंट होंगे या नहीं होंगे, माइनस में कैसे आ जाएंगे, है कि नहीं भाई? या तो क्लास में बच्चे बैठे होंगे या सारे बच्चे चले गए होंगे, तो जीरो हो गए, माइनस कहां से आएगा इसमें? नहीं आएगा ना। अच्छा, प्रेशर, जब वेपर बनेगी तो प्रेशर होगा, वेपर नहीं बनेगी तो प्रेशर नहीं होगा, माइनस कहां से आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है। अब देखना गेम हो रहा है, ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब पी नॉट में से पीएस को माइनस कर रहे हो तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है। यही तो हुआ मैथ के हिसाब से, कि पी नॉट में से जब तुम पीएस को माइनस करते हो तो वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। यहां तक ठीक है? अच्छा, मैं इसको फिर लिख देता हूं जब कह रहे हो ठीक है। जब बच्चों ने कहा सर ये ठीक है, आप बिना, यार आप कमजोर थे, हम थोड़ी कमजोर हैं, आप अपने जैसा समझ के बैठे हो, सही है। अच्छा, जब ये सही है तो ये सही है, इससे इसको माइनस किया, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये बड़ा है। माइनस करने में क्या होता है? उसी के साथ का साइन आता है। तो प्लस साइन आने का मतलब क्या है? इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस है, प्लस साइन आ रहा है तो इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने प्योर लिक्विड में नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट डाला तो सॉल्यूशन बन गया। ये क्या है? प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर। नॉमेनक्लेचर पे आ जाओ, वेयर किधर है? ये देखो, ये क्या है? प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर। ये क्या है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो आप कह रहे हो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, तो इसका मतलब कुछ इस तरह से है। देखो, ये प्योर लिक्विड है, इसका वेपर प्रेशर सपोज करो, ठीक है, 80 है। अब इसमें मैंने क्या किया? शुगर डाल दिया, शक्कर। शक्कर नॉन वेलेटाइल होती है ना? शक्कर नॉन वेलेटाइल होती है। अब मैंने इसमें क्या किया? 1 चम्मच शुगर डाल दिया, अब सोल्यूशन बन गया। तो इसका जो वेपर प्रेशर आया वो पहले से कम आया। वो देखो मैथमेटिकल वही बोल रहा है वो, देखो मैथमेटिकली यही है ना। पी नॉट से जब मैंने पीएस को माइनस किया तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब पी नॉट बड़ा है। पी नॉट क्या है? प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर। इसका मतलब सिर्फ पानी था तो वेपर प्रेशर ज्यादा था। अब इसमें मैंने 1 चम्मच शक्कर डाल दी, शुगर डाल दिया, चीनी डाल दी, जो भी समझो, तो अब जो वेपर प्रेशर आया वो कम आया है कि नहीं? तो यदि मैं ये बात बोल दूं, लिख दूं, तो बुरा नहीं मानोगे ना कि नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है कि नहीं? नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, वो मैथमेटिकली ये पहले ही बता रहे हैं, ये देखो। तो अब मैं छापना चालू कर रहा हूं, देखिए एक एक करके सब बताऊंगा, परेशान ना हो, पहुंचने दो। अब मैं यहां पे छापना चालू कर रहा हूं। हमारा अगला पॉइंट आया पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू, क्या आया था जरा बताना यार, मैं तो भूल भी गया। पी नॉट, एक मिनट रुको यार, पी नॉट इंटू काइए, ठीक है, इतनी बात आ गई। अब जरा देखो मैं यहां लिख रहा हूं इसको, इसको अंदर करता हूं। अब देखो पहला पॉइंट, इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वेलेटाइल
सलूट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। जब आप नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट की प्रेजेंस ले लेते हो तो वेपर प्रेशर क्या है, डिक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव निकल के आई थी, है ना, है कि नहीं? मैथमेटिकली उसने बता दिया कि नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। ये बात उसने देखो बता दी मैथमेटिकली। अब गौर समझिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। ये तो आपने मैथ से प्रूफ किया था, लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे लिखोगे? ये तो मैथ के थ्रू मैं प्रूफ करके लाया था, क्योंकि मैथ दिखती है, विजुलाइज है, तो मैंने उसके थ्रू प्रूफ किया। अब लैंग्वेज के थ्रू आते हैं कि ऐसा क्यों। मैथमेटिकल तो प्रूफ हो चुका है कि हाँ डिक्रीज कर रहा है, ऐसा क्यों? देखो, आपको पता है जगह उतनी है, आपने पहले पानी डाल रखा है, तो जो जगह खाली होगी उसमें जाके सॉल्यूट फिल हो जाएगा। अब जब खाली जगह पे फिल हो गया तो इसका मतलब मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस कम हो गई। मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस कम हो गई तो अब ऊपर कौन जाना है? सिर्फ सॉल्वेंट को जाना है, सॉल्यूट को तो जाना ही नहीं है। तो सॉल्वेंट के एस्केप करने की टेंडेंसी कम हो गई। अभी क्या था, इतने एरिया में 4 सॉल्वेंट थे, एस्केप करने की टेंडेंसी ज्यादा थी। अब क्या हुआ, तुमने सॉल्यूट डाल दिया और सॉल्यूट एस्केप करेगा नहीं, सॉल्यूट जाके फिल हो गया खाली खाली जगहों पे। अब जब फिल हो गया तो अब इसकी एस्केप करने की टेंडेंसी क्या हो गई, कम। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट गया है तो याराना भी तो निभाएगा, मतलब इंटरेक्शन भी तो बनाएगा, और जब इंटरेक्शन बनाएगा तो डिस्टेंस कम है तो इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा, जिसकी वजह से उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज कर जाएगी। तो थ्योरेटिकली यदि इस बात को प्रूफ करना हो तो हम लोग ये कहते हैं कि नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट की प्रेजेंस में सॉल्वेंट की एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज कर जाती है। पहले उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा थी क्योंकि सिचुएशन ये थी, ये तो एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा थी क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, आराम से स्किप कर रहा है। जैसे ही नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट डाला तो नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट बीच में जाके ऐसे फिल हो गया, तो उसकी स्किप करने की टेंडेंसी डिक्रीज कर गई। तो ये थ्योरेटिकल है, किसी को ना समझ में आए तो मैथमेटिकल चिपका दो, मैथमेटिकल प्रूफ तो हो ही चुका है। तो थ्योरेटिकली यदि कहीं स्टेटमेंट आएगा, क्योंकि भाई वो स्टेटमेंट भी तो दे सकता है, तो थ्योरेटिकली स्टेटमेंट आएगा तो हम क्या छापेंगे, तो क्या कहोगे, स्कैपिंग टेंडेंसी ऑफ प्योर लिक्विड मॉलिक्यूल decreases in presence of non volatile solute। प्रभु सही चल रहा है, भावनाओं को समझ पा रहे हो ना? हैं, कुछ भावनाओं तो बिना कहे समझ जाते हो, और यहां इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं तब भी समझने में दिक्कत है, हैं? हाँ भाई, ठीक है। ये बात मैंने थ्योरेटिकली बोल दी, मैथमेटिकली मैं प्रूफ कर चुका हूं। अभी कहानी में और भी ट्विस्ट है थोड़ा सा। उन्होंने कहा सर यार ये बताओ, मैंने कहा भाई पूछ लो। इन्होंने कहा इसको क्या पढ़ोगे, ये क्या है? अब गौर समझना, ये क्या लिखा है, हमारे पास प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, हमारे पास प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर 80 था, नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर 72 हो गया। ठीक है, हमारे पास प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना था, 80, नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर 72 हो गया। तो बताओ जरा कितना कम हो गया? तो आप क्या कहोगे, 80 माइनस 72, 8 कम हो गया, है कि नहीं? तो ये 8 क्या आया, नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर 8 वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, यही तो हुआ। इसको साइंस की लैंग्वेज में कहा जाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया है नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। तो साइंस की लैंग्वेज में पी
पी नॉट माइनस पी एस को पढ़ा जाता है क्या? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। थोड़ा सा साइंस की लैंग्वेज के हटकर अपनी लैंग्वेज में भी ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज बनती है टफ, उसको समझने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी वैल्यू दी है। तो जरा देखो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है? मैं हिंदी उर्दू सब में लिख दे रहा हूं, कितना वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। पी नॉट माइनस पी एस डिफरेंस को बता रहा है, कितना वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। क्लियर है? कितना वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। अच्छा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? जरा अच्छे से देखो, पी नॉट प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है, और प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो पी नॉट तो कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? काईए। काईए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे उतना बड़ा डिफरेंस आएगा। डिफरेंस है, पी नॉट माइनस पी एस क्या है? डिफरेंस है कि नहीं? तो जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे उतना बड़ा डिफरेंस आएगा। इसका मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना कम होता चला जाएगा। भाई डिफरेंस में ये वैल्यू कांस्टेंट है, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। यदि डिफरेंस बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये कम होता रहा हो रहा होगा, है कि नहीं? चलो मैं थोड़ा सा सेट करता हूं न्यूमेरिकली। मैंने कहा था प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर 80 है, सोल्यूशन का 72 है, डिफरेंस क्या आया? 8। अच्छा, मैंने और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, तो अब प्योर लिक्विड का तो 80 रहेगा, सोल्यूशन का आ गया 60, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 20। तो देखो डिफरेंस बढ़ रहा है तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो रहा है, 72 था अब कितना आ गया है? 60 आ गया है कि नहीं? प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है, पहली क्लास में पढ़ाया है। तो यदि ये डिफरेंस है तो पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू जो है मोल ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाओगे वेपर प्रेशर उतना ही कम होता चला जाएगा, डिफरेंस उतना बढ़ता जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन उतना ही कम होता जाएगा। इसका मतलब मैं ये लिख दूं तो तुम में से कोई बुरा नहीं मानेगा, बस थोड़ा सा मन की आंखें यूज करनी पड़ेंगी। मोल ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाओगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन उतना ही कम होता चला जाएगा। इस पर क्वेश्चन मिलेगा, अभी मैं कराऊंगा भी, इस वाले पर भी, इस वाले पर भी। मैं पहले थ्योरी पढ़ा दूं कि हाँ है क्या, बस तुम मुझे ये बता दो ये पॉइंट क्लियर भी हुआ है कि नहीं, कि हवा में चल रहा है सब। पी नॉट माइनस पी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काईए के। काईए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब पी नॉट माइनस पी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल ऑफ सॉल्यूट के। इसका मतलब सॉल्यूट जितना डालोगे डिफरेंस उतना ज्यादा बढ़ेगा। डिफरेंस बढ़ने का मतलब पीएस कम होना, क्योंकि पी नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है ना? तो मैंने इसको अलग से भी छाप दिया, क्योंकि वो हो सकता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का ऑर्डर पूछ ले। यहां तक क्लियर है? अब एक आध क्वेश्चन करा देता हूं, बहुत सारे पॉइंट हो गए तो 2-3 पॉइंट पे क्वेश्चन कराता हूं, नहीं तो क्या है भूल जाओगे तुम। हाँ, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, चेंज इन वेपर प्रेशर, दोनों सेम टर्म नहीं है। चेंज का मतलब होता है बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, लोअरिंग का मतलब वो हमेशा घटेगा, है ना? है दोनों ही डिफरेंस, बस यदि साइंस की लैंग्वेज या लैंग्वेज में बोलो तो इतना डिफरेंस है। क्वेश्चन में जब चलेगा तो भाई तुम तो क्वेश्चन सोल्यूशन का कर रहे हो तो कम ही होना है, तब सेम टर्म चलेगा। मगर इन जनरल दोनों में क्या डिफरेंस है वो बता रहा हूं। चेंज क्या है? चेंज का मतलब होता है डिफरेंस, और वो डिफरेंस अपर भी हो सकता है लोअर भी हो सकता है ना? लोअरिंग का मतलब होता है वो हमेशा डिफरेंस कम ही है। मगर क्वेश्चन यदि पेपर में चल रहा है तो भाई वो पेपर में क्वेश्चन सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में दे रहा होगा ना, कोई शेयर बाजार के रिस्पेक्ट में थोड़ी दे रहेगा। तो वहां पे तुम वही मान के चलो, सेम मान के चलो। तुम क्या, हम भी वही मान के चलेंगे।
अब जरा देखो बच्चों, छाप डालो, फिर मैं इस पर एक आध क्वेश्चन कराता हूं। छप गया है? बताया जाए। अच्छा, देखो एक क्वेश्चन, ठीक है, मैंने सॉल्यूशन लिखा ए, जिसका 0.1 m यूरिया सॉल्यूशन है। फिर मैंने लिखा सॉल्यूशन बी, जो 0.2 m यूरिया सॉल्यूशन है। फिर मैंने लिखा सॉल्यूशन सी, जो 0.5 m ग्लूकोज सॉल्यूशन है। डरियो नहीं, है ना, और ना रोना धोना मचाना। अच्छा, पहला क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पहले तो डाटा सेट किया है, ठीक है। अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ lowering in vapor pressure of solution. Option A, B, C, A, B, C, A, B, C, D अपना भाई, none of these। पहला क्वेश्चन ये बताओ। अब जरा देखो, 3 सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन दिए हैं, तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, सॉल्यूट की वैल्यू दी है, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसमें सॉल्यूट ज्यादा, है कि नहीं? अरे प्रभु, इसका मतलब क्या होता है, 1 लीटर में कितने मोल सॉल्यूट के पड़े हैं, तो 1 लीटर में कितने मोल सॉल्यूट है, 0.1। 1 लीटर में कितने मोल सॉल्यूट है, 0.2। 1 लीटर में कितने मोल सॉल्यूट है, 0.5। तो कंसंट्रेशन ज्यादा, तो इसका मतलब मोल ज्यादा। तो आपको पूछा क्या गया है, पी नॉट माइनस पीएस की वैल्यू पूछी जा रही है। आपसे कहा गया है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बताओ, इसका मतलब वो तुमसे इसका ऑर्डर पूछ रहा है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, पी नॉट माइनस पीएस। तो पी नॉट माइनस पीएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। तो भाई जब पी नॉट माइनस पीएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, तो सबसे ज्यादा है सी का, फिर बी का, फिर ए का, है। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज यदि ऐसे चली गई तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ऑप्शन, थोड़ी मक्कारी कर लेते हैं। अब बताओ, अब किसका ऑर्डर पूछ रहा है, पी नॉट माइनस पीएस का पूछ रहा है कि पीएस का पूछ रहा है, पीएस का पूछ रहा है। वो कह रहा है अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बताओ क्या आएगा। तो अब यार पीएस की वैल्यू कह रहा है, पीएस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कंसंट्रेशन है। पीएस क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अब क्या होगा, उल्टा आंसर आएगा, है। समझ पा रहे हो, ठीक है ना, दोनों में डिफरेंसेस। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, अभी और भी क्वेश्चन मिलेंगे, पहले पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर ले फिर क्वेश्चन कराते हैं। इतने बात क्लियर है, कॉन्सेप्ट पे वापस आ रहा हूं, है ना, यहां तक हो गया है। अच्छा, बच्चों ने कहा सर आप थोड़ा सा और पढ़ाओगे, मैंने कहा क्या, बच्चों ने कहा सर पी नॉट को नीचे ले आओ, मैंने कहा ले आते हैं यार, ऐसी क्या बात है। देखो मैं पी नॉट को नीचे ले गया, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर किसके हो गया, काइए के, बराबर किसके हो गया, काइए के, ठीक। अब जरा देखिएगा, एक क्वेश्चन पूछता हूं मैथमेटिकल, तब तुम इसको रियल में समझ पाओगे ये चीज क्या है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 80 था,
सॉरी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 80 था, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 72 आया नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से, है ना, यही है ना। तो कितना डिक्रीज हुआ? 8, 80 माइनस 72। अब मैंने पूछा ये कितने फ्रैक्शन डिक्रीज हुआ है, या फ्रैक्शन छोड़ो, कितने परसेंटेज डिक्रीज हुआ है, बताओ। तो आप कैसे निकाल रहे हो? आपने कहा 80 था, 72 रह गया, तो कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है? तो आप कहोगे 8 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, ऐसे ही तो निकालोगे, यही तो निकालोगे, है ना। फिर से सुन लो, पहले मैथमेटिकल करो तब ये अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 80 था, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 72 आया, तो मैंने कहा बताओ कितने परसेंट प्रेशर डिक्रीज हुआ है। तो आप क्या लगाओगे? चेंज अपॉन इनिशियल प्रेशर इंटू 100। चेंज कितना आया? 80 माइनस 72, इनिशियल कितना था? 80 इंटू 100, तो कितने परसेंट चेंज हुआ है? 20%, नहीं 10%। अच्छा, परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाओ, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई नहीं लगता है, बस दोनों में इतना डिफरेंस है। फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज बन गया। परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना है तो 100 से डिवाइड कर दो, तो 1/10 आया। तो अब जरा देखो, जब आप कहते हो 80 माइनस 72 डिवाइडेड बाई 80, तो ये आया फ्रैक्शन। कितने फ्रैक्शन वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है? कितने फ्रैक्शन वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कितने फ्रैक्शन वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है इन प्रेजेंस ऑफ नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से कितने फ्रैक्शन वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है, ठीक है ना। वही तो लिखा है, देखो मेरी बात समझ पा रहे हो? साइंस की लैंग्वेज में इसको कहते हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसको हम लोग थोड़ा छाप लें, तो इसको साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब आर एल वीपी। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये तो देखो साइंस वाले टफ ही लिखते हैं, है ना। तो अब देसी लैंग्वेज में क्या है? कितने फ्रैक्शन वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है। फ्रैक्शन थोड़ा सा टफ वर्ड लगता है, तो भैया 100 का मल्टीप्लाई करके इसको परसेंटेज बोल दो, कितने परसेंटेज वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है। तो ये क्या है? इसका मतलब क्या होता है? कितने फ्रैक्शन, कितने फ्रैक्शन वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है। आज के बाद ये कमर उठेगी नहीं कभी। कितने फ्रैक्शन वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से, नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से, है कि नहीं। कितने फ्रैक्शन वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से, इतनी बात ठीक है। अच्छा, इस स्टेटमेंट को, जो ये स्टेटमेंट आपको लिखा दिख रहा है, इसको लैंग्वेज में बोल दो तो राउल्ट्स लॉ हो जाता है, इन प्रेजेंस ऑफ नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट। अब देखो ये क्या लिखा है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको आप क्या बोल रहे हो? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब इसको लैंग्वेज में बोल दो, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इज नोन एज राउल्ट्स लॉ ऑफ, ठीक है, केस नंबर 2, मतलब राउल्ट्स लॉ ऑफ नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट। जब नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट हो तब राउल्ट्स लॉ ये होता है, तब राउल्ट्स लॉ ये होता है। मतलब जो ये इक्वेशन लिखी हो इसको लैंग्वेज में छाप दो, तो छाप देते। हो गई क्या? हाँ, टी शर्ट आई है, वैसी कोई टी शर्ट आई होगी हम लोगों की भी।
या फिर और कोई कोरियर हो सकता है। लो भैया ओटीपी तो लेते जाओ भाई, लो। मेल पे आया है कि व्हाट्सएप पे? ये पढ़ना 7636, ठीक है, ओके। जरा दूरबीन लगाएं तब पता चलेगा। हाँ यार 100 करोड़ रुपए कम हो गया इधर तो। अरे यार 10% वैल्यू खत्म हो गई है, ये तो टेंशन की बात है। हाँ छाप लो। हाँ यार थोड़े कम पैसे से क्यों काम चलेगा अपना। कौन गुस्से में जा रहा है ये? एक्चुअल में क्या है ना, आप लोगों को टी शर्ट दे दी गई, अब टीचरों के पास तो कुछ नहीं है। मैंने तो बोला था कि एक जैकेट दो जो विंचीटर टाइप की हो, है ना, इससे सर्दी अर्दी जाती नहीं है। तो नहीं जाती होगी। हाँ हाँ। तो पता नहीं, वैसे तो मेरे हिसाब से शायद उसी का होगा, क्योंकि मैंने कहा था मैं पटना में मिलूंगा, वहां मत भेजना घर, क्योंकि जिस समय वो कह रहे थे कि सर कहाँ रहोगे, तो मैंने कहा उस समय पटना पाया जाऊंगा, तुम वहीं भेज देना। तो उन लोगों ने वहीं भेज दिया होगा। हाँ अच्छा, संडे को हो सकता है आपकी एक्स्ट्रा क्लास हो, क्योंकि संडे को हम दोनों लोग खाली नहीं, फिजिक्स वाले सर के गले में दिक्कत है, ठीक है, मैं ले लूंगा। क्योंकि देखो पहले पढ़ लो यार फिर देखेंगे। हाँ अब जरा ध्यान दो, बस 5 मिनट रह गया, इसके बाद क्वेश्चन करने हैं। तो जितना हम लोग ऊपर पीक बनाया है उसको गिरने मत दो, नहीं बहुत दिक्कत आएगी समझाने में। इधर ध्यान दो, तो हम लोगों ने क्या कहा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू का ये होता है, तो ये क्या होता है। अब इसको लैंग्वेज में लिख दो, तो लैंग्वेज में क्या छापोगे, आप कहोगे मोल, देखो इधर क्या है, रिलेटिव lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है राउल्स लॉ। ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी है इसी को वो राउल्स लॉ बोल देते हैं। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब जरा देखो मैंने क्या क्या बताया, ध्यान दीजिए। हमारी इक्वेशन आई पी नॉट माइनस पी एस, वो क्या है, कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट की प्रेजेंस में। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट आया, वो क्या है, कितने फ्रैक्शन वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट की प्रेजेंस में। क्लियर है, क्लियर है। अब मैं इस पेज को थोड़ा सा चेंज करूंगा, बस आप मुझे 3 से 4 मिनट और दो, फिर आराम से मस्ती से क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका होगा। देखो बच्चों, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट में 100 का मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन में ये वैल्यू दी जाएगी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन में ये वैल्यू दी जाएगी। अब इसको पढ़ के सुनाओ, आपने क्या किया, फ्रैक्शन में क्या किया है, फ्रैक्शन में क्या किया है, 100 का मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया, परसेंटेज। तो इसको कैसे पढ़ोगे, कितने परसेंटेज वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से, सही है। तो इसका मतलब क्या होता है, कितने परसेंटेज वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। भाई लोगों सब समझ में आ रहा है ना, अरे समझ में आ रहा है कि ये पूछ रहा हूं, और क्या आ रहा है हमें थोड़ी पता, नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से, मतलब समझ रहे हो ना।
ठीक है। अच्छा, तो देखो जैसे ही इसमें परसेंटेज 100 का मल्टीप्लाई करोगे ये क्या बन जाएगा, परसेंटेज। और ये सबसे ज्यादा दिया जाता है। वो क्वेश्चन ऐसा कहते हैं कि 10 ग्राम नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो प्रेशर 20% गिर गया। अब बच्चों को लगता है ये 20% क्या है, 20% गिर गया है, इसका मतलब पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इंटू 100 की डायरेक्ट वैल्यू गिवन है, डायरेक्ट वैल्यू गिवन है। यहां तक ठीक है। अच्छा देखो, बच्चे एक जिद करते हैं, वो जिद क्या है उनकी सुन लो। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू क्या है, कहिए, क्लियर है ना। अच्छा, थोड़ा इधर आ जाते हैं, मैं इसको एक बार फिर से लिखता हूं, बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं तो बुरा थोड़ी मानोगे, है मोल फ्रैक्शन का फार्मूला लिख दिया। अब होता क्या है, एनसीईआरटी वाले भैया ने कहा है कि जितना भी राउल्ट्स लॉ है सब डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए, इन जनरल राउल्ट्स लॉ डाइल्यूट सोल्यूशन पर ही अप्लीकेबल होता है। अब जरा सुनना, यहाँ पे बहुत दिक्कत आने वाली है, तुम पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है, फिर तुम किताब का सोल्यूशन देखोगे तो वो गलत लगा होगा, दिक्कत यहीं पे आने वाली है, इसलिए पहले थोड़ा सोच लो। देखो क्या है, एनसीईआरटी ये मान के चलती है कि सोल्यूशन डाइल्यूटेड है, ठीक है, सोल्यूशन डाइल्यूटेड है, तो वो क्या करते हैं बच्चों की हेल्प करने के लिए, देखो गौर समझना, ये हमारा जर्नल फार्मूला है, जर्नल मतलब यूनिवर्सल फार्मूला, यूनिवर्सल फार्मूला, यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ, एनी टाइप ऑफ सोल्यूशन पर वैलिड है, एनी टाइप ऑफ सोल्यूशन पर वैलिड है, चाहे वो सोल्यूशन कंसंट्रेटेड हो, एनी टाइप ऑफ सोल्यूशन पर वैलिड हो, चाहे वो सोल्यूशन कंसंट्रेटेड हो, चाहे वो डाइल्यूटेड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये प्रॉपर यूनिवर्सल फार्मूला लिखा है, मतलब बेसिक फार्मूला लिखा है। अब क्या है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए कभी कभी भाई लोग यहां पर गेम कर देते हैं, वो कहते हैं कि यार मोल फ्रैक्शन, ये देखो मोल ऑफ सोल्यूशन अप्रोक्सीमेट मोल ऑफ सॉल्वेंट, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू इससे बहुत ज्यादा है फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। भाई यदि सोल्यूशन डाइल्यूट है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है ना कि सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, यदि सोल्यूशन डाइल्यूट है तो इसका मतलब क्या है कि सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए भाई लोग गेम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, Na प्लस एनबी की जगह एनबी डाल देते हैं। और क्यों डाल देते हैं, क्योंकि उनका कहना है एनबी की वैल्यू बहुत बहुत बड़ी है, क्यों, क्योंकि सोल्यूशन डाइल्यूटेड है। तो ये फार्मूला ऐसे आ जाता है, ये देखो। अब ये जो फार्मूला है ये सिर्फ डाइल्यूट सोल्यूशन पे आया है, जब आपने ये अप्रोक्सीमेशन लिया तब आया है ना, तो ये ओनली फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, मेरी बात सुनते जाइएगा, ठीक है। ये किसके लिए, जब सोल्यूशन डाइल्यूट हो, पेपर में क्वेश्चन में कभी भी डाइल्यूट सोल्यूशन नहीं बोला जाता है, बोल दे सो गुड, आप चिपका दो, मगर वो बोलता ही नहीं है, तो तुम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं समझ सकते हो, अपनी तरफ से कुछ भी समझते हो तुम मार ही खाते हो ना, है कि नहीं, जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक कहां जाओगे, नहीं जाओगे, नहीं तो मार खाओगे, अब फिर कहोगे लो सर पढ़ाया नहीं, है कि नहीं। तो यार अपनी तरफ से तुम कैसे समझ सकते हो कि सोल्यूशन डाइल्यूटेड है, तो फिर ये हुआ मक्कारी कैसे सिद्ध की जाए, मतलब कैलकुलेशन भी तो बचानी है। तो अब गौर से सुनना मेरी बात, फिर आईआईटी वाले भैया थोड़ा सा जगे, उन्होंने कहा यार तुम लोगों के छोटे छोटे रहता होते हैं, इनको मैं समेट देता हूं। उन्होंने कहा इस फार्मूले को ऐसे कर लो, डरना नहीं, मैं गलत नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखना, क्योंकि बच्चों को लग सकता है कि सर शायद गलती, जल्दी जल्दी में गलती लिख दी है। देखो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस लिखा है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट लिखा है। 2005 में आईआईटी कानपुर ने एडवांस का पेपर लिया, उस समय पेपर जो होता था हैंड रिटन जाता था, मतलब सब्जेक्टिव पेपर होता था, मार्किंग मिलती थी लाइन वाइज, आपने कितनी लाइनें सही लिखी हैं।
तो क्या हुआ, एक पेपर में क्वेश्चन आया सोल्यूशन का, तो सोल्यूशन का क्वेश्चन आया तो भाई लोगों ने क्या किया, उसका सोल्यूशन बना दिया ऐसे डाइल्यूट सोल्यूशन मान के, और कैलकुलेशन को इजी कर दिया कि सपोज दैट सोल्यूशन मतलब डाइल्यूटेड है, तो ये कंडीशन लगाई, ये फार्मूला लगाया और आंसर निकाल दिया। तो फिर आईआईटी वालों ने समझाया कि मुन्ना, अपनी तरफ से सब कुछ सपोज कर लोगे तो सिलेक्शन भी सपोज कर लोगे फिर तो, है कि नहीं। तो उन्होंने कहा, मैंने कहीं कहा कि डाइल्यूटेड है, कहा ना। तो उन्होंने उन सबके नंबर काट दिए, 0 0 चिपका दिए, और वहां उस समय आईआईटी खुद सोल्यूशन देता था हैंड रिटन। तो उन्होंने सोल्यूशन दिया और मेंशन किया कि प्रभु यदि तुम्हें कैलकुलेशन इजी करनी है तो इस फार्मूले को जब रीअरेंज किया जाता है ना, तो ये फार्मूला बनता है। तो उन्होंने कहा आप कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये बनाओ, लगाओ पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। तो ये यूनिवर्सल फार्मूला है, कैलकुलेशन भी इजी हो गई। अब चाहे सोल्यूशन डाइल्यूटेड हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ध्यान रखना, आप ये फार्मूला कभी मत लगाना, बुकों में बहुत लगा है ये भी क्या है, यूनिवर्सल फार्मूला है। ये क्या है, अप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन, चाहे वो डाइल्यूटेड हो चाहे वो कंसंट्रेटेड हो। तो ये जो फार्मूला आप लोगों ने देखा हुआ है उसको हम कभी यूज ही नहीं करेंगे, और मैं कहूंगा आप भी यूज मत करिएगा। तो अब आप जब क्वेश्चन करोगे तो आंसर मिसमैच कर रहे होंगे, इसके तो छोड़ो, पीवाईक्यू के भी मिसमैच करेंगे कि 2005 से पहले मेडिकल वाले ऐसे ही लगाते थे ना, दिक्कत यहां है। तो उनके आंसर भी अभी हमारे से मिसमैच करेंगे, क्योंकि वो इस फार्मूले पे चल रहे होंगे, इस ढर्रे पे चल रहे होंगे, और हम इस ढर्रे पे चल रहे होंगे। तो आपको फ्यूचर में यही लगाना है। तो आप क्वेश्चन में क्या करोगे, कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये कभी नहीं चिपकाओगे, मतलब ये वाला फार्मूला हम लोग कभी यूज ही नहीं करेंगे, हम सीधा ये यूज करेंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। ये यूनिवर्सल फार्मूला है, फिर से बोल रहा हूं, ये यूनिवर्सल फार्मूला है, वो डाइल्यूट सोल्यूशन पे एप्लीकेबल है, और क्वेश्चन में कभी वो डाइल्यूट डाइल्यूट की बात नहीं करता है। बहुत सारे पीवाईक्यू, बहुत सारे क्वेश्चन इस फार्मूले से लगा दिए गए हैं बुकों में और पीवाईक्यू में, वो सारे के सारे इस समय के हिसाब से गलत हैं, मगर बुक और ये सब कट पेस्ट बन के बनती है, तो वो धड़ाधड़ छपाई चल रही है। ठीक है, उस छपाई का भी आपको नतीजा मैं दिखाऊंगा भी, एक दो क्वेश्चन कराऊंगा भी, जैसे तुम्हें डिफरेंस दिखते रहे। पहले ये बात समझ गए। अब थोड़ा इसको अच्छा कर लेते हैं इस फार्मूले को, क्यों, क्योंकि जैसे ही मैंने ये देखा तो मेरी आंखों में चमक आ गई। कौन सी चमक आई, जो अभी 10 मिनट पहले पढ़ाई थी, अभी देखना, इसको मैं फिर से चेंज कर रहा हूं जरा सा। पहले ये बात समझ गए क्या, कभी भी कैलकुलेशन इजी करनी होगी तो हम ये कभी नहीं चिपकाएंगे, हम हमेशा ये चिपकाएंगे या फिर हम ये चिपकाएंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, मतलब ये यूनिवर्सल है। या फिर हम ये चिपका देंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। ठीक है, बात समझ गए सब लोग। अच्छा, अब थोड़ा सा और एक लाइन और पढ़ा देता हूं, बस फिर काम खत्म। देखो, और ये समझाने में मुझे बहुत कम टाइम लगेगा क्योंकि अभी 5 मिनट पहले ही समझाया है। अब तुम चाहते हो कि सर जैसे ही मैं क्वेश्चन देखूं हमें क्वेश्चन आ जाए, तो चलो अब उसके लिए कुछ करते हैं। डरोगे तो नहीं ना, सही है, क्लियर है। अच्छा, यदि मैं इसको इस तरह से लिख दूं तो किसी को टेंशन है, देखना, मोल को आपने क्या किया है, खोल दिया है। अब मैंने अभी 5-10 मिनट पहले ये काम किया था, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ बी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। खूब मॉलिक्यूलर वेट पूछेगा, पीवाईक्यू में भी आया है, क्वेश्चन भी पूछेगा, तो तुम ये और ये चिपका देना, बराबर कर देना। इस फार्मूले को जरा ध्यान रखना, लास्ट में पी नॉट नहीं है, पी एस है, बार बार इसीलिए मैं बोल रहा हूं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी है। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई बच्चा बुरा मानेगा,
मोल का रेशियो मोल फ्रैक्शन के रेशियो के बराबर होता है, अभी 10 मिनट पहले बताया है। तो हो सकता है वो तुम्हें परेशान करने के लिए पूछ दे कि ऐसा करो, मोल फ्रैक्शन का रेशियो बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का रेशियो बताओ। तो तुम्हें टेंशन हो जाएगी कि नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रेशियो तो सर ने कभी निकाला ही नहीं है, तो वो है यही है। अच्छा, इसकी मैंने अभी वैल्यू ये बताई थी, याद है कि नहीं, मोलरिटी के टर्म में। काई ए अपॉन काई बी की वैल्यू मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 1000। तो अब हम अपनी सुविधा के हिसाब से इनको इनको बराबर करते रहेंगे, इनको इनको बराबर करते रहेंगे, इनको इनको बराबर करते रहेंगे, इनको इनको बराबर करते रहेंगे। क्वेश्चन में जैसा पूछा जाएगा वैसा काम कर लेंगे। तो इस बात को जरा ध्यान रखिएगा कि ये कैसे अप्लाई हो रहा है। क्लियर है? ठीक है। अब दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, इतने कॉन्सेप्ट से सॉल्व जरूर होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको करते हैं। पहले आप भावनाओं को समझ गए सारी। देखो ये और ये, अब जरा हम 2-4 क्वेश्चन निपटाते हैं। छापोगे अभी? कोई बात नहीं, ये वाली स्लाइड रखेगी पीछे वाली। देखो आराम से छाप लो, क्योंकि क्वेश्चन करने में अब टाइम नहीं लगेगा। क्लास कितने बजे खत्म होती? 2:50 ना, तो बस अपने पास टाइम है, 10 मिनट में सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। छप गया है सबका? समझ तो पा रहे हो ना सब लोग? भाई सही चल रहा है तुम्हारा बर्थडे? सही है? बर्थडे नहीं मतलब पढ़ाई सही चल रहा है? आ जाओ भाई। ये क्वेश्चन तो हो चुका है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था ना। हाँ, यहां से चालू करो, पढ़ो इसको, आंसर दो। According to Law's law, relative lowering of vapor pressure of a solution is equal to mole fraction of solute. तो मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू का ये होता है। यही इक्वेशन राउल्स लॉ है। ठीक है, अच्छा भाई कर लोगे तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब जरा देखो, ये क्वेश्चन काफी ताकतवर है, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन है, 98 का है। जरा पढ़िए, आपको जो पढ़ाया गया वो चिपकाना है। देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट डिक्रीज्ड बाय 10 mm in 2 column of mercury when a non-volatile solute was added to the solvent। अब बस मुझे ये बताओ 10 क्या दिया है, और यदि बता लेगा तो इसका मतलब इतनी देर से जो मैं मेहनत कर रहा था वो थोड़ी बहुत रंग ला रही है। 10 क्या है, किसकी वैल्यू है? पी नॉट माइनस पी एस की। वो कह रहा है नॉन वेलेटाइल सल्यूट मिलाने पे 10 कॉलम वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है। तो पी नॉट माइनस पी एस क्या होता था, कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है नॉन वेलेटाइल सल्यूट मिलाने पे। इसका मतलब भाई ने डायरेक्ट पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू दी है 10। ठीक है, अच्छा, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इन दिस सोल्यूशन इज इतना। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट कितना दिया है? 0.2। पहली स्टेटमेंट ये हो गई। व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इफ द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर इज टू बी 20 mm ऑफ मर्करी। यदि मर्करी का प्रेशर 20 mm डिक्रीज करेगा तब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, है ना? तो चलो देखो, आप मेरे से कह रहे हो कि जब पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू, जब पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू 20 होगी तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? यही तो कहा है तुमने, है? अब जरा देखिए बच्चों,
हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो कोई एक ऐसा फार्मूला जिसमें सॉल्वेंट आता हो वो मिल जाए, अपना खेल खत्म है। तो भाई वो फार्मूला क्या है, आपने अभी मुझे पढ़ाया था पी, देखो आपने बताया है पी नॉट माइनस पी एस। अच्छा, कोई फार्मूला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के टर्म में है नहीं, तो यदि हम सॉल्यूट को निकाल लें तो सॉल्वेंट भी अपने आप पता है, क्यों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1। तो जरा देखो क्वेश्चन अपने आप खत्म है, पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू दे रखी है, हमें ये फार्मूला आता है, आपने इसकी वैल्यू कितनी दी है 20, इसकी वैल्यू निकल आए। तो यदि कहीं से पी नॉट मिल जाए, यदि कहीं से पी नॉट मिल जाए तो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। अच्छा, क्या पी नॉट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है? तो जो ऊपर निकलेगी वही नीचे आएगी, है कि नहीं? तो पहली वाली इंफॉर्मेशन से निकाल लो, देखो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू का ये, इसकी वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू है पी नॉट, इसकी वैल्यू है 0.2, तो कट्टम काट खेल लो, तो 50 आ गई, ये इधर नीचे जाएगा, कर देता हूं नहीं तो किसी को दौड़े पड़ने लगेंगे। ठीक है, अब ये वहां डाल दो जाके, तो 20 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू काइए, तो काइए की वैल्यू आ गई 0.4, तो काई बी की, क्योंकि वो सॉल्वेंट की वैल्यू पूछ रहा था, उसने कहा क्वेश्चन क्या है, उसने कहा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया है तो मरकरी कॉलम 10 यूनिट नीचे आ गया है, तब उसका मोल फ्रैक्शन 0.2 था। अब यदि मरकरी कॉलम, गौर सुनना, 20 नीचे आ जाए तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना है, ये पूछा है। तो मैंने कहा यार मरकरी कॉलम नीचे आने का मतलब होता है पी नॉट माइनस पी एस दिया है, मैं इस क्वेश्चन को एक लाइन में भी कर सकता हूं, मगर पहले मैंने प्रॉपर किया, अब देखो आपको एक लाइन में करना सिखाता हूं। पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू 10 थी, काइए की वैल्यू 0.2 है, जब उन्होंने कहा इसकी वैल्यू 20 होगी तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताओ, तो मैंने फार्मूले में डाल दिया, तो मैंने देखा कि यदि पी नॉट की वैल्यू जुगड़ जाए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू 1 होता है। वो मुझे ऊपर वाले फार्मूले से मिल गई, ये दिया है, ये दिया है, ये निकाल लिया है, क्लियर है? अब कोई बच्चा चाहता है कि सर क्वेश्चन टफ है, ठीक है, मगर हम तो पेन ही नहीं चलाना चाहते हैं, थोड़ा सा मक्कारी सिखा दो, तो मैंने कहा भी सिखा देता हूं, देखना डरना नहीं, बस जरा इसको पढ़ के सुनाना एक बार अच्छे से। सही है? अब देखना, डरियो नहीं, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ना, तो जरा ये बताओ जो डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? यदि ये डबल हो रहा है तो ये भी झक मार के डबल होगा, ये 10 से 20 हुआ है तो मोल फ्रैक्शन भी क्या है, 0.2 से 0.4 होगा, तो अगले में सॉल्यूट 0.4 है तो सॉल्वेंट 0.6 है। देखो बात समझ पाए? फिर से समझाता हूं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू का ये चीज क्या है, ऑलवेज कांस्टेंट, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होता है। देखो भाई पहले साफ करके दिखा दिया है, यदि आप ना कर पाओ तो ऐसे करो, कोई बुराई नहीं है, ठीक है? हाँ, यदि मक्कारी कह रहे हो तो मैं बता देता हूं, मगर यदि ऐसे कर रहे हो तो कोई बुराई नहीं है, बार बार बता दे रहा हूं, ठीक है? अब थोड़ा सा मक्कारी पे आते हैं, किसी भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होता है, इसका मतलब पी नॉट माइनस पी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइए के, जितने परसेंट ये चेंज होगा उतने ही परसेंट ये चेंज होगा, क्योंकि और कोई दूसरा वेरिएबल है ही नहीं। तो ये तुमने क्या किया, 10 से 20 कर दिया, मतलब डबल कर दिया, तो ये भी डबल हो जाएगा, तो ये कितना था 0.2, तो इसमें सॉल्यूट कितना आएगा मोल फ्रैक्शन 0.4, तो सॉल्यूट का 0.4 है तो सॉल्वेंट का कितना होगा 0.6, हमें पेन ही नहीं चलाना है। और यदि मान लो हम वहां तक नहीं पहुंच पाते तो कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला डाल के निकाल लो यार, ठीक है? अच्छा देखिए,
रुक जाओ भाई, इसके एक दो क्वेश्चन कर लो, अब इसको करते हैं, पढ़ो इसको। द वेपर प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर of an ideal solution contain 0.2 mole of a non-volatile solute, 0.8 mole of a solvent is 60 mm of Hg. The vapor pressure of pure solvent at the same temperature, मतलब P नॉट की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दिया है, सॉल्यूट के मोल दिए हैं, सॉल्वेंट के मोल दिए हैं, P नॉट की वैल्यू पूछ रहा है, तो भाई क्या करोगे, पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। हाँ बेटा हो गया है तो तुम चले जाओ। भाई तुमने इतने टाइम के पैसे दिए थे, हमने थोड़ी दिए थे, हमने तो ज्यादा टाइम के पैसे लिए हैं, तुम्हारा टाइम हो गया तुम जा सकते हो, तुम्हें रोका किसने, हमारा टाइम अभी चल रहा है, हमारा टाइम थोड़ी हुआ है। तो देखो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। यदि कोई बच्चा चाहे तो वो वाला भी लगा सकता है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। उसमें कैलकुलेशन ज्यादा रहती है इसलिए मैंने इसको चिपका दिया है। तो देखो पी नॉट की वैल्यू निकालनी है, पी एस कितना दिया है 60, पी एस कितना दिया है 60। अब देखो मोल ऑफ सॉल्यूट 0.2, मोल ऑफ सॉल्वेंट 1/4, 4 का मल्टीप्लाई मारो। भाई तुमसे ज्यादा थका हूंगा, तुमसे ज्यादा खड़े होके चिल्ला रहा हूं, और यदि मैं मान लो एक क्वेश्चन कम कराऊंगा जल्दी छोड़ दूंगा तो इसमें नुकसान मेरा है कि तुम्हारा, तो तुम अपने नुकसान को क्यों करना चाहते हो, क्यों चाहते हो कि सिलेक्शन ना हो इसी सीटों में पाए जाओ। भाई डिवाइड करके बताओ भाई कोई लोग। भाई जब तुमने 2 घंटे मेहनत कर ली तो 2 घंटे 5 मिनट मेहनत करके इसको अच्छे से वाइंड अप कर लो ना। जब 2 घंटे हम लोगों ने मेहनत कर ही ली है, ठीक है ना। देखो पी नॉट दिया था, पी एस दिया था, और हमें पी नॉट की वैल्यू पूछ रहा था, पी एस दिया था, एन ए और एन बी की वैल्यू दी थी, डायरेक्ट क्वेश्चन में डाल दी। अच्छा बच्चे जिद कर रहे हैं इस क्वेश्चन, देखो जितने हैं सब करेंगे, 2-3 मिनट और लगेंगे बस। हाँ बस 1 मिनट रुक जाओ। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज इज, हाँ कर लो कर लो। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज इज x1। देखो वेपर फेज में ए का मोल फ्रैक्शन गिवन है, वेपर फेज में ए का मोल फ्रैक्शन गिवन है, ठीक। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड फेज, ये लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन है ए का। देन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मिक्सचर इज पी ए नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, पी बी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। तो भाई देखो तुम्हें पी ए और पी बी दिया है, काई ए दिया है, वाई ए दिया है, तो वाई ए इक्वल टू क्या होता है, जिसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकाल रहे हो उसी का पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। आपको टोटल प्रेशर निकालना है तो पीए डिवाइडेड बाय वाई ए। अब सबकी वैल्यू डालो, पीए क्या होता है, पीए नॉट काई ए डिवाइडेड बाय वाई ए, पीए नॉट हो गया, काई ए की वैल्यू कितनी है x2, वाई ए की वैल्यू कितनी है x1, तो टोटल प्रेशर की वैल्यू आ गई पीए नॉट x2 डिवाइडेड बाई पीए नॉट x2 डिवाइडेड बाई, सही चल रहा है, समझ पा रहे हो। बस अब लास्ट क्वेश्चन बचा है फिर हम दोनों लोग चलते हैं, सही बता रहा हूं लास्ट, अब नहीं है इसके बाद पक्का। हाँ भाई यही वाला मुझे नहीं आता है, कर लेने दो नहीं तो अगली बार नहीं करा पाऊंगा। द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हैविंग 2.0 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये डर लग रहा है तो बगल वाले का हाथ पकड़ लो थोड़ा सा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दो।
ये बहुत अच्छा है, करो करो यार, थका दिया तुम लोगों ने, बोल दिया बीच में, डिस्टर्ब कर दिया। बस एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर चलते हैं, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन। अरे भाई मैं ज्यादा तेज नहीं बोल पाऊंगा, थोड़ा शांत होके तभी पढ़ा पाऊंगा। एकलौता गला है, वो भी निपट गया ना तो फिर सही भी नहीं होगा, पता चला पूरे हफ्ते की छुट्टी लगेगी सट्टे से, क्योंकि गले में एक ही चीज होता है, जब तक आप क्लास बंद नहीं करोगे तब तक गला सही नहीं होता है। तो गले का मुझे मतलब मुझे क्या, सारे टीचरों को ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि गला यदि गया तो एक ही इलाज है उसका, चाहे जितनी दवाई खाओ सही नहीं होता है, उसका एक इलाज है, सबसे पहले आप क्लास ना लो और फिर दवाई खाओ, तब सही होता है। तो जिसका भी गला गया तो समझ लो फिर एक हफ्ते के लिए क्लास बंद करता है, क्यों, कम से कम एक हफ्ते लग जाते हैं, नहीं तो सही नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों के तो बहुत खराब होते हैं। इसी वजह से मैं क्लासों में ज्यादा तेज नहीं बोलता, क्यों, क्योंकि खराब हो जाएगा, खराब हो गया तो निपट जाएंगे। पता चला एक दिन के जोश के चक्कर में एक हफ्ता हमारा निपट गया। तो सब लोग कंट्रोल रखो अपने अपने जोश को। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन हैविंग 2.0 ग्राम ऑफ सोल्यूट एक्स। यार ये पढ़ने नहीं दे रहे, चलो हटाओ, अच्छा कल इसी जगह से उठाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। कर लो अब यार, यहीं से उठा लेंगे, नहीं तो पूछ लेना बाहर। ओ भाई, इंसानों की प्रजाति में कुछ जानवर भी घुस आए हैं, अपनी सुरक्षा। भाई कुछ समझ पाए हो कि नहीं, आवाज आ रही, सब लोग समझ गए हो, बस ठीक है फिर।